Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. क्या करना है आज बोलो? What to do? मिला क्वांटम नंबर का शीट मिला सबको? क्वांटम नंबर का शीट मिल गया? यस। कितने 55 क्वेश्चंस है। सॉल्व भी कर लिया? क्या बात कर रहे हो? सॉल्व भी हो गया तुम लोगों का? हाँ, सही में? सही में सॉल्व कर लिया? ऑफलाइन कब स्टार्ट होने वाला है? बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या बात है। चलो एक बार ना अभी कर लेते हैं, फटाफट ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। करें क्या क्लास में? अभी करें डिस्कस? आप क्या चाहते हो, क्लास में करें डिस्कस या आप खुद करोगे? ये क्लास में करें डिस्कस फटाफट। खुद करोगे? क्लास में खुद करोगे ना? मतलब अभी करोगे या बाद में करोगे? बाद में कर लोगे? व्हाट यू वांट? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपके पास तो है ही ना। अभी करेंगे, क्लास में करेंगे। हाँ, क्लास में करते जाएंगे तो डिस्कशन होता जाएगा और मैं इसका एनालिसिस भी बताता जाऊंगा एक एक करके। वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या? विजिबल है क्या तुमको? एक्सप्लेनेशन मिलता है? एक्सप्लेनेशन मिलता है मतलब? चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप सॉल्व कर लो। पहले 1 to 5 कितना है, पहला पेज में कितने क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करो। हो जाए तो डन करो। जब डन हो जाएगा तो फिर डिस्कशन करेंगे। सॉल्व फर्स्ट 6 क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट क्वेश्चन। मंडे से मोस्टली बात कर रहे, देखो अभी ना कैसा है, उसमें कुछ पेज फंसे हुए हैं। हो जाएगा, जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, हम लोग उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करो। हो जाए तो डन करो। हो जाने के बाद उसका 1 to 5 का, पहले 1 to 5 नहीं, 1 to 6 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस कितने? 6। तो पहले वो 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कल्पेश अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब मेरे पास अभी एग्जैक्टली नहीं है। एकेडमी कब ऑफलाइन चालू होगा? 15 से होगा, नहीं होगा, मंडे से होगा, कैसे होगा, किसका पहले होगा, क्या होगा? ये सारी सवालों का जवाब मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा टाइम वेट करो। मैं आपको, आप जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या बात है, पहले 6 क्वेश्चन हो गए। श्यामानंद, सरवरी, राधिका, जगता। चलो डन 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 करते जाओ, सबका डन आएगा तो मैं करूंगा। जिसके हो गए वो आगे बढ़ो, फटाफट करो। जिसके हो गए वो आगे बढ़ो। फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लो। ऑल डन। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल ले लू?
चलो पोल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पोल दे दो मुझे, क्या लगता है आपको, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या है। आर्यन कदम, यार मैंने कल आर्यन मैंने तुमको बताया था, आई कैन नॉट ऐड बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट एडमिन, तो आई कैन नॉट ऐड यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसल्ट पर्सन से, कोई और तो होगा ना जो आपको ऐड कर सकता है, आप उनको फोन करो ना। तू कौन सा है, 9th बी में है ना आर्यन, 9th बी ना, यू आर इन 9th बी इजंट इट आर्यन, 9th बी। हाँ एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूं मैं हूं क्या। हाँ ग्रुप एडमिन है, नंबर बोल तेरा, चल फटाफट बोल, ऐड करता हूं तुम्हें, तेरा नंबर लिख, या मेरा नंबर है क्या, मुझे मैसेज करो। एक मिनट ठीक है चलो, आर्यन भेज देता हूं मैं तुम्हें। पहले का आंसर क्या आया भैया, क्या आया, सब लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, गलत बात। केवल 103 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, बाकी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, यह गलत बात है, सबका आंसर आना चाहिए। चलो पहला है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पे, किसको डिसाइड करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। हाँ, एन से डिसाइड होता है साइज, कैसे, सिंपल देखो, एन से डिसाइड होता है साइज, जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, आप जैसे जैसे बाहर जाते जाते हैं तो ऑर्बिट का साइज बढ़ रहा है ना, एन बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो एन जो है, एन इज, एन विल गिव यू आइडिया ऑफ साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑर्बिट। बोला लेकिन सर बाकी के जो हैं, बाकी के ऑप्शंस क्या हैं ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस नहीं की है, डिस्कस नहीं किया ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस पे भी बात नहीं किया, अभी ये क्या है ये भी ढूंढना। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, तो ये तीन चीजें हमें पता ही नहीं है, ये तीन चीजें पता नहीं है, अभी ये तीन चीजों के बारे में बताने वाला हूं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था साइज ऑफ ऑर्बिटल, यहां से तो ये पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो है ही नहीं, और साइज ऑफ ऑर्बिटल हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बोलो। नहीं आपको नहीं लिख रहा है, आपको केवल क्वेश्चन लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट क्वेश्चन, आपको केवल उसका एक्सप्लेनेशन, आंसर ए तो क्यों ए, वो लिखना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल आया, क्वेश्चन नंबर 2 का पोल आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पोल है ये। और सभी लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा ऐसा नहीं होना चाहिए।
सभी लोग आंसर करो, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो वेरी गुड, हो गया। सो सही बात है, अराउंड 72 लोगों ने इसका आंसर किया है सी। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एम। पहला क्या है? पहला क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर इज व्हाट? सेकंड क्वांटम नंबर इज क्या है? सेकंड क्वांटम नंबर क्या होता है बताओ? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू व्हाट? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। चलो इस बात को मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो इसको बता देता हूं कि ओरिएंटेशन क्या होता है ना। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी बात को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन करते करते अगर ये बात आई है तो हम इस बात को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं कि क्या होता है, एम का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले एक बात समझो, एन जो है एन, ध्यान से नोट करना, अभी अभी आपके नोटबुक में थ्योरी में आ जाना। एन जो है, एन इंडिकेट, एन इंडिकेट साइज ऑफ ऑर्बिट, है ना, और वी कैन से डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एन क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। और आप इवन ये भी कह सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। कैसे बताता है? अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये n का वैल्यू 1 है, ये n का वैल्यू 2 है, ये n का वैल्यू 3 है, तो यहां पर जो भी ऑर्बिट रहेंगे या सबशेल रहेंगे, ये न्यूक्लियस से काफी दूर है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ता जाता है कि नहीं? n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, as value of n, that is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये लिखते जाना, ये थ्योरी नोट करते जाओ। अब मैं ना आपको ऑर्बिटल के बारे थोड़ा बता रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, as the value of n increases, as the value of n increases, its distance from nucleus, from nucleus increases, and its energy also increases। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है? सो वैल्यू ऑफ n इंडिकेट, वैल्यू ऑफ n गिव अस आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो n से क्या पता लगता है? डिस्टेंस पता लगता है या फिर एनर्जी पता लगता है ना? डिस्टेंस पता लगता है या एनर्जी पता लगता है। कौन से क्वांटम नंबर से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर ये लिख लो तो करो डन। थोड़ा ना अभी
क्वेश्चंस आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं जिसमें कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो टर्म्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस फिर करेंगे। लिख के करो डन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या समझ में आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से और उसकी एनर्जी कितनी है। एन का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा, एनर्जी उतनी ज्यादा और डिस्टेंस उतना ज्यादा। अच्छा, मुझे एक बात, आप एक मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर देना। क्या केवल एन के वैल्यू से ही हर ऑर्बिटल का एनर्जी पता लग जाएगा क्या? एन का वैल्यू सफिशिएंट है क्या किसी की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए? नहीं। पक्का? तो और कौन सा लगता है एनर्जी डिफाइन करने के लिए एन के साथ साथ क्या चाहिए? एल। वेरी गुड, वेरी गुड। एन और एल के कॉम्बिनेशन से पता लगता था। यही तो एफओ प्रिंसिपल था, याद आ रहा है क्या? एल और एम नहीं, केवल एन और एल से चीजें पता लग जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट करने वाली बात है कि वैल्यू ऑफ एन एंड एल combinedly decide energy of an electron। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताने के लिए हमें n प्लस एल दोनों का ही वैल्यू चाहिए। अच्छा, m फिर एनर्जी के लिए m की जरूरत नहीं होती है क्या? अच्छा, आयुष आयुष पाटिल, एंड डिस्टेंस ई ओनली n। लिखना क्या ये? हाँ, अरे लिखना है भैया, अभी तो बोला, ये पहले लिख लो। हाँ आयुष, क्या पूछना चाहते हो लास्ट स्लाइड से? क्या बताना चाहते, क्या पूछना चाहते हो बताओ। मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो n बताता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है सबशेल, सबशेल में होता है ऑर्बिटल। तो जितना ज्यादा n का वैल्यू बढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन अगर यहां ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन उतना दूर। ऑर्बिट में है इसका मतलब ऑर्बिट में तो रहता नहीं है, सब ऑर्बिट बना होता है सबशेल से, सबशेल बना होता है ऑर्बिटल से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां के ऑर्बिटल में है तो उसकी दूरी न्यूक्लियस से ज्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस n इज इक्वल टू 2 के शेल में कोई रह रहा है तो उसकी एनर्जी कम है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 1 में रह रहा है तो उसकी एनर्जी और भी कम है। तो बोलता है जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो n का वैल्यू हमें क्या बताता है? n का वैल्यू हमें एनर्जी के बारे में बताता है। यहां पर वही बात को लिखा गया है कि as the value of n increases, its distance from the nucleus increase and its energy also increases। तो n के वैल्यू से हमें क्या पता लग जाता है? n के वैल्यू से हमें डिस्टेंस और एनर्जी के बारे में पता लगता है। फिर मैंने ये सवाल पूछा कि क्या n का वैल्यू, n का वैल्यू, कैपिटल n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सफिशिएंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बताने के लिए? तो आप लोगों ने ही आंसर दिया कि नहीं सर, एनर्जी तो पता लगता है n प्लस एल से, केवल n से एनर्जी आप नहीं बता सकते। समझ में आया ये बात? बोलो। तो बोलता है m का क्या एनर्जी से कोई लेना देना है? बोलता है m का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलता है m का किससे लेना देना है? m का किससे लेना देना है? तो बोलता है m का लेना देना है, प्रीवियस स्लाइड फिर से दिखाओ क्या चल रहा है ये। कल्पेश, क्या चल रहा है? जल्दी लिख, जल्दी लिख कल्पेश। डन, परफेक्ट। तो बोलता है n प्लस एल का जो वैल्यू है वो एनर्जी को डिफाइन करता है, ना कि केवल n। तो बोलता है कैसे डिफाइन करता है?
तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in orbital is given by value of n plus l. इसी को हम लोग अफबाउ रूल बोलते हैं। इसी को हम लोग अफबाउ रूल बोलते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ n plus l and it is called as अफबाउ रूल। अफबाउ रूल यही है कि एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो किससे पता लगता है, एंड दिस was given by अफबाउ प्रिंसिपल और अफबाउ रूल। अफबाउ प्रिंसिपल और रूल। तो बोला अच्छा, अगर किसी का n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो इफ वैल्यू ऑफ, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि n प्लस एल का वैल्यू जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और n प्लस एल का वैल्यू जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। So energy is directly proportional to value of n plus l। बोलता है if value of n plus l is same और are same, दो ऑर्बिटल के बारे में बोल रहे हैं। if value of n plus l are same, then orbital with smaller value of n have लोअर एनर्जी। पढ़ा है ये हमने अफबाउ प्रिंसिपल में, बोलो ये बात किया है, बोलो 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 जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है ये? बोला हाँ सर किया है, यही तो किया है। तो बोलता है एनर्जी, अगर एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, और अगर आपको ऑर्बिटल पता करना है कि कौन सा है तो बोलता है एनर्जी और किसी भी ऑर्बिटल का कैसे पता लगता है, n प्लस एल के वैल्यू से पता लगता है। लिख के करो डन, आगे बढ़ेंगे, लिख के करो डन, आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, कल्पेश अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, जैसे मान लो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1, ये हो गया 3, n और l, यहां हो गया 3 और l का वैल्यू 0, तो ये अगर 3, तो बोलता है अगर दोनों के केस में n प्लस एल का वैल्यू 3 आ रहा है तो जिसका n का वैल्यू छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। कल्पेश समझ में आया? बोलो। अगर n प्लस एल दो का एडिशन सेम वैल्यू आ रहा है तो उस केस में n का वैल्यू जिसका छोटा रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। बढ़ जाए आगे, बोलो सबने लिख लिया? बढ़ू आगे, बोलो 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 जल्दी बोलो, अरे बोल भाई बोल। चलो वेरी गुड,
चलो, तो अभी बोला सर बता दो n प्लस एल का, तो बोलते हैं देखो अगर आप सारे सबशेल को लिखेंगे तो ये आएगा 1s, ये आएगा 2s, ये आएगा 2p, ये आएगा 3s, ये आएगा 3p। मैं सारे सबशेल को लिख रहा हूं 3d, क्योंकि ये n है और ये l है, ये n है ये l है, और n और l का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 4s, 4p, 4d, 4f। 3f वैलिड है कि नहीं बताओ, 3f हो सकता है, 3f पॉसिबल है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं हो सकता। हाँ, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g लिखने की जरूरत पड़ेगी? बोलता है नहीं सर, जी तो अभी तक तो मिला ही नहीं है ना, जब मिलेगा तो लिख लेना। 6s, 6p, 6d, 6f भी नहीं मिला, 7s, 7p। अब देखो एक बात समझ लेना, जो नंबर है, नंबर जो है जब कभी आप लिख रहे हो n और x, मतलब ये SPDF, ये जो बताता है वैल्यू n का बताता है और ये बताता है l का, है ना। अब s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए होता है l का वैल्यू 1, d के लिए होता है l का वैल्यू 2, और f के लिए l का वैल्यू होता है 3। तो अगर आप इनके लिए अगर आप इनके लिए n प्लस एल का वैल्यू फाइंड करोगे तो n प्लस एल का इसका वैल्यू कितना आएगा मुझे बता दो। 1s के लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा बता दो। 1, 1 प्लस 0, तो इसका वैल्यू आ गया 1, है ना। तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1। अच्छा, 2s का बता दो, 2s का कितना है? 2s का वैल्यू है 2, 2 प्लस 0 इज 2। अच्छा, 2p का कितना रहेगा बता दो, 2p, हाउ मच इज 2p? 2 का 2 और p का वैल्यू 1, तो ये 3, और 3s का वैल्यू भी आता है 3, तो इसको एक लाइन पे लिखते हैं 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब एग्जैक्टली 3p और 4s का वैल्यू जो होगा, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 0 इज 4, ये आ गया 4। 3d, 4p, 5s, ये आ गया 5। 4d, 5p, 6s, इसका वैल्यू आएगा 6। 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, है ना। उसी तरह इसका वैल्यू आएगा 7, इसका वैल्यू आएगा 7। इन सब का वैल्यू आएगा 7। उसी तरह इन सब का वैल्यू आएगा 8, इन सब का वैल्यू आएगा 8। तो बोला देखो, इससे पहले इन्होंने क्या कहा, एबव ने क्या बोला, जिसका n प्लस एल का वैल्यू छोटा है उसकी एनर्जी कम है और उसको पहले फिल करना है। तो बोला अच्छी बात है, अगर n प्लस एल का वैल्यू छोटा है और उसको सबसे पहले फिल करना है, तो मैं सबसे पहले किसको फिल करूंगा, 1s को। बोला अच्छा 1s फिल हो गया, फिर किसको फिल करेंगे? तो बोलता उसके बाद जिसका n प्लस एल का वैल्यू छोटा है तो वो कौन है, 2s, तो फिर किसको फिल करेंगे, 2s को। बोला चलो भर गया, 2s भर गया, फिर किसको फिल करेंगे? तो बोलता है जिसका वैल्यू 2 से ज्यादा हो। तो बोलता है ऐसे तो दो है, 3s और 2p, तो बोला अब किसको फिल करेंगे? तो बोलता है अगर दो ऐसे सबशेल मिल रहे हैं जिनका n प्लस एल का वैल्यू सेम है,
तो एनर्जी उसकी कम होगी जिसका n का वैल्यू छोटा है, तो बाद में होगा 2p फिल और फिर बाद में होगा 3s फिल। ये 3s हो गया, 3 वाले हो गए, तो फिर किसको फिल करना है? 4 को। तो 4 में दो दो ऐसे हैं जिनका n प्लस l का वैल्यू 4 है, ऐसे दो दो सबशेल है जिसका n प्लस l का वैल्यू 4 है, तो उनमें से किसको फिल करेंगे? तो बोलता है जिसका n का वैल्यू छोटा है, तो 3p और 4s में n का वैल्यू छोटा किसका है? 3p का, तो फिर आएगा 3p, फिर कौन आएगा? 4s, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, फिर कौन आएगा? 3d, फिर कौन आएगा? 4p, फिर कौन आएगा? 5s, है ना। 5s के बाद कौन आएगा? 4d, 4d के बाद कौन आएगा? 5p, 5p के बाद कौन आएगा? 6s, 6s के बाद कौन आएगा? 4f, 4f के बाद कौन आएगा? 5d, 5d के बाद कौन आएगा? 6p, 6p के बाद कौन आएगा? 7s, 7s के बाद कौन आएगा? 5f, 5f के बाद कौन आएगा? 6d, 6d के बाद कौन आएगा? 7p। यहां होते होते 118 एलिमेंट हो जाते हैं। बोलो, तो n प्लस l का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो एनर्जी किसकी कम है? जिसका n का वैल्यू छोटा है। इसीलिए वो एरो बता रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, इसकी एनर्जी कम, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आ रहा है? बोलो, अभी और क्लैरिटी मिल रही है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो n प्लस l से हमें एनर्जी और डिस्टेंस पता लग जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। बढ़े आगे, बोलो वीर तुम बढ़े चलो, बढ़ू क्या? यस, चलो नेक्स्ट। तो बोलता है सर n प्लस l से तो पता लग जाता है। अच्छा, अब बोलता है सर l का जो वैल्यू है, n से तो पता लग गया, l जो है, l, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? l जो है, l, l is called as, l is called as एजिमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, ये सबशेल के बारे में बताता है। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर का और क्या क्या नाम है? कोई बताएगा मुझे? इसका नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसका नाम क्या है? सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये इनके इतने सारे नाम, इनके इतने सारे नाम। तो बोलता है एल इंडिकेट, एल इंडिकेट टाइप ऑफ सबशेल, टाइप ऑफ सबशेल। तो बोलता है कैसे सबशेल के बारे में बताता है? तो बोलता है एल का वैल्यू जो है वो बताता है अलग अलग तरह के सबशेल के बारे में, अलग अलग तरह के। अगर एल का वैल्यू 0 है तो ये किस टाइप का सबशेल होता है? बताओ मुझे। एस, एस टाइप सबशेल, वेरी गुड। ये बताता है एस टाइप सबशेल। अब यहां से ध्यान से समझते जाना, एल का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बताता है? पी टाइप सबशेल, पी टाइप सबशेल। अच्छा, एस टाइप, पी टाइप, डी टाइप, ये क्या बताने का ट्राई कर रहा है? तो बोलता है एक्चुअली ये एस पी डी टाइप जो है ये आपके सबशेल का शेप बताने का ट्राई कर रहा है। क्या बताता है? ये अलग अलग शेप बता रहा है, अलग अलग शेप बता रहा है, टाइप ऑफ सबशेल।
एंड ये SPDF, these are different shape of the orbital. SPDF indicate different shape of orbital. देखो क्वेश्चन उठाया था, वहां से आगे पूरा थ्योरी में, अब हम लोग जो पढ़ना था वो एक्चुअली स्टार्ट कर चुके आगे का टॉपिक, लेकिन ये बताने के बाद ही आगे चुप बैठूंगा, ये खत्म हो जाएगा, लिख लो इसको। SPDF क्या बताता है? शेप ऑफ सबसेट। अब S का शेप कैसा होता है, P का शेप क्या होता है, D का क्या होता है, F का क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले। हाँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबशेल मतलब इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिट। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर tells about shape of ऑर्बिटल के बारे में बताता है। कैसे बताता है, अब इसके बारे हम लोग समझेंगे। ये लिख के करो डन, फिर आगे बताता हूं कि शेप क्या क्या होता है। एस का मतलब क्या, पी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, एफ का मतलब क्या, ये सब बताता हूं। हाँ, और वेट ही कर रहा हूं, आप लिखो आसानी से। लिख के करो डन, फिर देखते हैं डिटेल में। हो गया, बड़े आगे बोलो, बड़े आगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान से समझना। शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस का मतलब क्या, पी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, एफ का मतलब क्या, ये सब समझाता हूं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस का मतलब होता है, एस का वैल्यू होता है 0, है ना। इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। कैसा, जैसे देखो ये हो गया न्यूक्लियस, है ना। तो अगर एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा है ना।
ये हो गया 1s, मान लिया 1s। तो ये 1s ऑर्बिटल मतलब क्या बताता है, ध्यान से सुनो। पुराना स्लाइड दिखाओ, साक्षी अभी तक नहीं लिखा था, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। साक्षी बात कर, जल्दी करो, डन करो, डन डन करो। चलो वो क्वेश्चंस ना आप करके आज आज उसका आंसर की भेजू क्या आज, कि आप करोगे, कल डिस्कस करें, एक एक करके डिस्कस करें, या कीज भेज दूंगा, क्या चाहते हो, हाउ यू वांट, कीज भेजना है। हाँ तो आप डिस्कशन, पहले डिस्कशन देखो, कीज भेज दूंगा रात को, आप पहले सॉल्व कर लो, फिर आप उसका कीज भेज दूंगा, आप चेक कर लेना, और जो डाउट्स होगा वो डिस्कस कर लेंगे, है ना, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे डाउट्स। की नहीं भेजू, ठीक, की नहीं भेजूंगा, चलो क्या करते हैं, की नहीं भेजता हूं, सॉल्व करता हूं, क्लास जस्ट चालू होने से पहले कीज भेजूंगा, ताकि आपको ये पता लगे गलत कौन सा है, और जैसे गलत हो उसका तुरंत डिस्कशन हो सके। हाँ यस, कीज बाद में भेजूंगा। चलो साक्षी हुआ क्या तुम्हारा लिख के, अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। हाँ जस्ट क्लास से पहले मैं भेजूंगा कीज। एस का शेप होता है क्या, एस का शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब एक जैसा हर डायरेक्शन में, एक जैसा हर डायरेक्शन में, स्फीयर बॉल के जैसा, है ना। अगर ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो सब एक जैसा। अब ये क्या बता रहा है, ध्यान से समझना, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, बात समझो, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ एंटिटी है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहां पर चांसेस है, हम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और अगर आप ऑर्बिटल को थोड़ा ऐसा देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, मतलब क्या है, देखो, ये न्यूक्लियस के अराउंड पूरे स्फीयर में कहीं पर भी कभी भी पाया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल। ये जो मिल रहा है आपको, वो स्फेरिकल क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब आप इसके अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग टाइम पे आप देखोगे, हाँ अलग अलग टाइम पे देखोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कभी वो बॉल के, समझ लो एक बॉल है, तो बॉल के कभी यहां पर, कभी वहां पर, कभी दूर थोड़ा, कभी सामने, और इस तरह से इसको बोलते हैं। अच्छा एक बात तो पता है, प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है क्या, देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, एक टाइम पे मेरे को इलेक्ट्रॉन यहां मिला, थोड़े देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां मिला, थोड़े देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां मिला, थोड़े देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिला। तो अलग अलग टाइम पे जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन मुझे कहां कहां मिल रहा है, और उसको प्लॉट किया गया, उन सारे जगह को डॉट से प्लॉट किया गया कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है, इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है। तो इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा गया इसको, अलग अलग जगह पे जब ऐसा डॉट डॉट बना दिया गया। चलो मैं न्यूक्लियस का कलर थोड़ा अलग कर देता हूं, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे देखा गया और उसको प्लॉट किया गया, तो उनको एक शेप मिला, और ये शेप कैसा दिख रहा था, स्फीयर की तरह दिख रहा था, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। और यही है मेरा एस, एस जो है, एस ऑर्बिटल ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रह सकता है एक स्फीयर में अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी को हम लोग स्फेरिकल शेल या एस सबशेल बोलते हैं।
बात समझ में आ रही है क्या? तो ये है 1s, ये है 1s ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के क्लोज से लेकर एक डिस्टेंस तक वो कहीं भी मिल सकता है, इसको बोला 1s। सिमिलरली बोला सर 2s बताओ, 2s, तो 2s कैसा था देखो, ध्यान से समझना। ये वाला फर्स्ट सेल हो गया, और ये हो गया सेकंड शेल। अब देखना, बात बात समझने का ट्राई करना, जो समझा रहा हूं वो समझने का ट्राई करना। जब इलेक्ट्रॉन 2s वाले इलेक्ट्रॉन को चेक किया गया, तो ये जो रेड, थोड़ा हल्का रेड से डॉटेड दिखा रहा हूं, ये उन एरिया में पाए गए। बोला क्या बात कर रहे हो सर, 2s वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी मिला, 2s वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है क्या, 1s में आ सकता है क्या? बोला हाँ आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है और इलेक्ट्रॉन का जंप जंप करना पॉसिबल है। तो बोलता है इलेक्ट्रॉन जो 2s वाला है, ये जो सबशेल है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, ये बता रहा है आपको 2s, ये किसको बता रहा है, 2s को बता रहा है, 2s को बता रहा है। ये x, ये y, ये z। तो बोलता है 2s का इलेक्ट्रॉन दो जगह पे मिल सकता है। कहां पर मिल सकता है, बात समझने का ट्राई करो। वो कभी कभी आपको 1s वाले जगह पे भी मिल सकता है और 2s वाले जगह पे भी मिल सकता है, लेकिन एक ऐसा बीच में जगह है जहां वो कभी नहीं मिल सकता है, और इसे हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। नोड क्या है, नोड एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो। व्हाट इज नोड? स्पेस और प्लेन where probability of finding electron is zero। बोलता है नोड एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, वहां कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, वहां कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नोड कहते हैं। तो नोड क्या है, नोड एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये वाले एरिया में 1s का इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, लेकिन कभी कभी 2s का इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर कर सकता है मूव करते समय। याद रखना इस बात, 2s का इलेक्ट्रॉन। और जब आप प्रोबेबिलिटी देखो, एक बात समझो, समझने का ट्राई करो, जब आप 2s इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हो, जब आप 2s इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा कि जिसमें 2s के इलेक्ट्रॉन है उसमें 1s के इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे। तो आप अब डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कौन वाला 1s का इलेक्ट्रॉन है, कौन वाला 2s का इलेक्ट्रॉन है? आपको कभी इलेक्ट्रॉन यहां भी दिख रहा है और कभी इलेक्ट्रॉन यहां भी दिख रहा है, इसीलिए इसको ड्रॉ करते समय ऐसे दिखाया जाता है, दो जगह पे दिखाया जाता है कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन यहां पर भी मिल रहा है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 1s वाला ही इलेक्ट्रॉन है। बोला अगर ये आ गया तो हम क्या करें? हाँ, वो घुस सकता है, लेकिन उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस जहां आप एनर्जी देंगे तब वो जाएगा बाहर, है ना। लेकिन बाहर वाला को एनर्जी कम करना उसके लिए आसान है, एनर्जी रिलीज करना आसान है, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए बाहर का कोई सोर्स चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या?
इसीलिए 1s का इलेक्ट्रॉन 2s में अगर जाने वाला है, इनफैक्ट मैं आपको ये बताता हूं कि दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, ये कहां तक मिलेगा, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। अगर समा और अदर 1s का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया और जंप करके दूर चला गया तो बहुत दूर भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम, अब सोचो करोड़ों डॉट यहां दिख रहा है और एक डॉट यहां दिख रहा है, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है? आप बोलोगे यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां है हम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हाउ ऑर्बिटल्स आर डिफाइंड? ऑर्बिटल्स आर दोस एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसीलिए ये अगर 2s में भी चला जा रहा है तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि 2s का इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी यहां है, लेकिन 1s वाले 2s वाले इलेक्ट्रॉन का 1s में आने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप समझो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, तो आप ये कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये 2s वाला ही है, ये 1s वाला ही, ये 2s वाला नहीं है? ऐसा हो सकता है कि 2s का इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आके जंप कर जाए, तो बोलता है अगर जंप करके इधर आ गया तो मैं बोलूंगा 2s के पाए जाने की दो जगह, एक तो ये एरिया और दूसरा ये एरिया, है ना। लेकिन बीच में एक 100% एक ऐसा एरिया मिल रहा है जहां पर 2s कभी नहीं आएगा, हम उस जगह को बोलते हैं नोड। हाँ, 1s का प्रोबेबिलिटी 2s में, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, एनर्जी कम करने के लिए कोई नीचे तो आ सकता है, लेकिन कोई अपने आप को एनर्जी बढ़ा के ऊपर जाने के लिए खुद बोलेगा मुझे इच्छा नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो पहले से ही स्टेबल है बोलेगा मैं क्यों जाऊं, ये बोलेगा अगर मैं somehow और अदर यहां आ सकता हूं तो ये आ जाएगा, लेकिन जैसे आ जाएगा बोलेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चल वापस अपने जगह पे चला जाए, तो ये अपने वापस अपने जगह पे चला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी जो है 2s की मिलने की ये वाली जगह है, दिस इज द प्लेस वेयर 2s विल बी फाउंड। नहीं, आप डेफिनेटली कभी नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो कहीं भी मूव करता जाता है। हाँ, ये देखो ये कौन है भाई, राधिका नलवड़े ने ये भेजा है कि ये बीच में न्यूक्लियस, ये वाला पहला वाला जो सर्कल है वो एक नोड, बीच में देखो ये रेड रेड पार्ट है जो ना, वो इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं होता है, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बीच में जगह खाली है, ये बन गया नोड, और फिर बन गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी 3s कैसा दिखेगा आपको पता है क्या? 3s कैसा दिखेगा? वन मिनट, क्या हो गया भाई, अटक गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अभी हम लोग देखते हैं कि 3s कैसा दिखेगा। 3s कैसा दिखेगा? आवाज आ रही है क्या स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है क्या? बोलो मुझे। आवाज आ रही है क्या?